अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं क्या सर्दियों की छुट्टियों के बाद कराची में स्कूल्स खुलेंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिहायशी प्लॉट्स में कायम तमाम स्कूल्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सर्दियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल्स को रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है, वरना गिरा दिए जाएंगे। SBCA ने स्कूल एसोसिएशंस को हतमी नोटिस जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। अली हसनैन, ये तो बड़ी तहलका खेज खबर है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद क्या स्कूल खुल भी पाएंगे, चूँकि ज़्यादातर स्कूल्स कराची में ऐसे हैं जो रिहायशी प्लॉट्स पर ही कायम हैं? जी हाँ फवाद, बिल्कुल सही आपने कहा कि ज्यादातर स्कूल ऐसी हैं जो रिहायशी प्लॉट के नाम पर उन्होंने अलॉटमेंट हासिल की है और अब कमर्शियल बुनियादों पर वो स्कूलों को इस्तेमाल किया जा रहा है। 95% स्कूल हैं, जो स्कूल एसोसिएशन से हमारी बात हुई, 95% स्कूल हैं जो कि रिहायशी मंसूबों पर ही अलॉटमेंट हासिल करके अब कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बिल्कुल फाइनल नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि सर्दियों की छुट्टियां खत्म होती हैं उस वक्त तक आप अपना कोई इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके स्कूल को ताला लगाकर गिरा भी दिया जाएगा। साथ साथ ये एक बात जरूर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनको एक इशारा भी दिया है कि अगर आपका स्कूल आप रिहायशी अलॉटमेंट है और आप उसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं तो 8,000 रुपए फी गज के हिसाब से आपको जमा कराने होंगे, तो आपका स्कूल कमर्शलाइज हो सकता है। लेकिन ये एक 30 से 40 लाख रुपए कम से कम की रकम बन जाएगी स्कूल के जितनी भी अराजी है उसके हिसाब से, जिससे स्कूल एसोसिएशन जो है वो सर जोड़कर बैठी हुई हैं और इनका ये कहना है कि इतने पैसे हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये अगले पीर को इनका लाएअमल तय किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये भी एक बात सामने आ रही है कि जितने स्कूल हैं उनके लिए कवानीन ये है कि 60 फीट चौड़ा रोड होना चाहिए और उसके साथ साथ एक ऐसा इलाका होना चाहिए कि जो खुला एरिया हो। वहाँ तंग गलियों में जितने स्कूल कायम कर दिए गए हैं उसके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फाइनल नोटिस दिया गया है। स्कूल एसोसिएशन से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि आइडियाज जो होने वाली है उसकी वजह से हम रुके हुए हैं, लेकिन उसके फौरन बाद ही हम अगले पीर को अपना लाएअमल तय करेंगे, सर जोड़कर बैठेंगे। अच्छा, आपने लाएअमल की बात की तो चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि अब जो फैसला किया जा रहा है, इस फैसले के खिलाफ क्या कोर्ट जाएंगे आप, क्या लाएअमल होगा आपका? देखिए, बात तो ये है कि पहले तो हमने जैसे कहते हैं डेमोक्रेटिक वे वो हमने अख्तियार करने की कोशिश की है। हमने DG SBCA और डायरेक्टर मास्टर प्लान से भी मुलाकात की है, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि रूल ये बने हुए हैं कि जैसे उन्होंने अली हसनैन ने बताया कि 60 फीट रोड पे होना चाहिए, लेकिन 60 फीट का भी जो है चलें एक इशू है कि इससे कम पे जो है वो बंद हो जाएंगे। जैसे मसाइल 99% हमारी स्टैटिस्टिक्स ही कहती है कि ज़्यादातर जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में स्कूल बने हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि 8,000 रुपये जैसे भी कोट किया गया, 8,000 रुपये अगर दे भी दें, 30-40 हज़ार रुपये कम से कम बनते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो एम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि देखें, एम्यूनिटी कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी प्रॉपर्टी को एम्यूनिटी में कन्वर्ट कर दे। ये तो बज़ाहिर ये देखा जा रहा है कि एजुकेशन को या तो खत्म करने की पॉलिसी है या फिर प्राइवेट सेक्टर को खत्म करने की पॉलिसी है, क्योंकि जो स्कूल जो होते हैं जो अगर गलियों में भी खुले हुए हैं तो डायरेक्टरेट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड होते हैं और उसके अंदर बाकायदा ये क्लॉज होता है कि स्कूल का साइज कितना है, स्कूल कहाँ वाक़ है, इनकी इंस्पेक्शन टीम आके देखती है। तो जब एक गवर्नमेंट की रजिस्टरिंग अथॉरिटी एक स्कूल को रिकग्नाइज कर रही है तो फिर ये SBCA जो है उसको बंद कराने में क्यों, तो फिर गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही है कि दोनों फिर तो मुत्तफिक नहीं है एक दूसरे से। अच्छा तारिक शाह साहब, ये बताइएगा कि अब जबकि ये नोटिस आपको जारी किया गया है, क्या आप इस नोटिस पर अमल करेंगे या फिर कानूनी चाराजोई करेंगे क्या आप लोग? देखिए, पहला तो हमारा जो हक था वो हमने ब्यूरोक्रेटिक वे में हमने जाके बात की, लेकिन वहाँ से मामला हल होता नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर, क्योंकि आप भी मीडिया पे स्टेटमेंट देख रहे हैं उनकी कि वो कह रहे हैं कि हम दिसंबर के बाद ताले लगा देंगे। अब बात यह है कि फिर एक ही रास्ता इख्तियार किया जा सकता है, वो है कोर्ट, क्योंकि आगे कोर्ट में जाके ही हम स्टे ऑर्डर लेंगे या फिर वहाँ जाके जो है ना चीफ जस्टिस साकिन निसार साहब से अपील करेंगे कि 99% स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो तालीम का मेयार तो पाकिस्तान में बहुत ही कम है और मजीद गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो वालिदैन हैं वो यकीनन इन खबरों से बड़े परेशान होते हैं, तो उनको आप क्या होप दिलाएंगे, उनको मुतमईन करने के लिए आप क्या कहेंगे, चूंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वालिदैन से मैं ये कहूँगा कि वालिदैन से अपील भी है कि वो आज इस मसले में
हमारे साथ खड़े हों। ये उनके स्कूलों के फ्यूचर का मामला है, उनके बच्चों के फ्यूचर का मामला है, तो जहां बच्चों की फ्यूचर का मामला है तो उनको भी आगे आना चाहिए हमारे साथ। और दूसरी चीज ये है कि हम मंडे को इंशाल्लाह प्रेस क्लब के बाहर एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहां पे हम अपने लाएमल का ऐलान जरूर करेंगे। अच्छा, वालिदैन आपके साथ क्यों खड़े हों? वो तो आपको फीस देते हैं तारिक साहब। फीस तो देते हैं, लेकिन बात यह है कि हम तो बंद नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट जो है स्कूल बंद करवाने की उसमें पॉलिसी लेके आई है, तो पेरेंट को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि जहां उनके बच्चों का मुस्तकबिल हमारे साथ एफिलिएटेड है, तो एज हमदर्दाना रवैया रखते हुए जहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनके असातिज़ा वहां पे इसे इफेक्ट करेंगे। टीचर्स को भी साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्कूलों से जो है ना वो लिंक्ड होती है। अगर स्कूल खुदा ना खास्ता बंद हो गए तो बहुत सारे लाखों की तादाद में टीचर भी बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, SBCA का जो मौक़िफ़ है ना तारिक शाह साहब, वो ये कह रहे हैं कि लीगल जगह पर आप स्कूल खोलें, आपको बिल्कुल भी मना नहीं किया जाएगा, लेकिन रिहायशी इलाकों में स्कूल खोल लिए जाते हैं, उससे फिर डिस्टर्बेंस भी होती है। मुझे आप ये बताएं कि अगर रिहायशी इलाके में खोलने की परमिशन भी तो यहीं से मिली थी ना, हमें कहीं और से तो नहीं मिली। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने हमें परमिशन दी, और इतने साल से जो है अगर ये कहते हैं कि 15 साल 20 साल जैसे भी जो ऑर्डिनेंस बना था उससे जब तक तो खामोश थे। अगर नए स्कूल खोल रहे थे तो जब भी उनको एक्शन लेना चाहिए था। और पेरेंट की सबसे ज्यादा तरजीह होती है कि बच्चा जो है उनके एरिया में जाए। अगर आप कमर्शियल एरिया की बात करते हैं तो कमर्शियल एरिया में तो स्कूल खोलने की इतनी गुंजाइश ही नहीं, और एम्यूनिटी प्लॉट जो स्कूल को अलॉट किए गए थे आधे से ज्यादा पे तो इंक्रोचमेंट है, और इतने सफिशिएंट है भी नहीं कि सब पे स्कूल खुल जाए, सब शिफ्ट हो जाए एम्यूनिटी प्लॉट्स में। ठीक है, तारिक शाह साहब बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और हमें रिपोर्ट कर रहे थे अली हसनैन, आपका भी शुक्रिया। के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। इमारतें दुकानों के बाद अब बारी आई है थानों और ग्राउंड्स की। हुक्काम ने रिजविया थाने और लियाकताबाद सुपर मार्केट थाना भी इंक्रोचमेंट करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं, समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा कि मार्केट्स तो तोड़ी जा रही हैं, क्या पुलिस स्टेशन को भी मिसमार किया जाएगा? देखिए, इस हवाले से कोई मरबूत पॉलिसी हमारे सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि थाने के क़याम जो है महकमा दाखिला सिंध और हुकूमत सिंध आमतौर पर किया करती है, यानी सूबाई हुकूमत करती है। अगर हम बात करें थाना रिजविया के, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो ये थाना रिजविया 1985 के बाद उस वक्त कायम हुआ जब 1985 में खज्जी ग्राउंड फतह किया गया था नसीरुल्लाह बाबर के ज़माने में, और उसके बाद ये फैसला किया था उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने कि खज्जी ग्राउंड में नापसंदीदा अफराद की आमद-ओ-रफ्त रोकने के लिए थाने का क़याम ज़रूरी है। उसके बाद रिजविया के नाम से थाना कायम किया गया था और यहाँ पर उसकी इमारत आर्जी तौर पर बनाई गई थी। इसी तरह थाना सुपर मार्केट अगर हम बात करते हैं तो वो लियाकताबाद सब डिवीजन का हिस्सा है और गुजर नाले के करीब ही एक जगह पर उसको तामीर किया गया। कराची में बहुत से थाने ऐसे हैं, लेकिन जिला बस्ती ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया कि मुख्तलिफ पार्कों के साथ जो तजावुजात हैं उसमें रिजविया थाने का भी जिक्र आया जिला बस्ती में, और थाना सुपर मार्केट का भी जिक्र आया है। इसी तरह कुछ और जगहों पर का भी जिक्र आया है, लेकिन थानों के मिसमार की जाने के हवाले से सूबाई हुकूमत फैसला करेगी कि अपने थानों को कहां शिफ्ट करें। इस हवाले से चंद रोज पहले जब एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख से बात की गई थी तो उनका भी कहना था कि उन्होंने अपने हाईअप्स को इस बात से आगाह कर दिया है और मजीद आगाह करेंगे, क्योंकि थाने की मुंतकली जो है वो बहुत आसान काम नहीं होता। उसके लिए पूरी एक बड़े सरमाए की खातिर रकम की जरूरत होती है। थाने की इमारत बनाने का फैसला महकमा दाखिला करता है और उसके बाद इस फैसले पर यकीनन अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन फिलवक्त पार्क पे जो कब्जे हैं वो खत्म कराए जा रहे हैं, थानों को कुछ नहीं कहा जा रहा। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा खुर्शीद आलम। अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि कराची बनेगा तजावुजात से पाक। बंस रोड पर ऑपरेशन का चौथा रोज तजावुजात का तिया पाचा कर दिया गया। खज्जी ग्राउंड में भी गैर कानूनी शादी हॉल मिसमार कर दिया गया है। जी हाँ, हुकाम के मुताबिक अब गैर कानूनी कब्जे छुड़वाए जाएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ताबड़तोड़ कार्रवाई खज्जी ग्राउंड में भी की गई। 3000 गज पर बनाया गया गैर कानूनी शादी हॉल मिसमार कर दिया गया। बंस रोड की तजावुजात के खात्मे के लिए चौथे रोज भी ऑपरेशन किया गया। गलियों से इमारतों के बढ़े हुए हिस्से मिसमार कर दिए गए, छज्जे तोड़ दिए गए, घरों के रास्ते वाजे होने लगे। केएमसी और जिला इंतजामिया ने मुजाहिद कॉलोनी नाजिमाबाद में चौरंगी पर कायम तजावुजात और कब्जों के खिलाफ भरपूर एक्शन किया।
कराची के ओल्ड सिटी एरिया और बंस रोड पर गैर कानूनी तामीरात को 70% तक मिसमार कर दिया गया है। आज चौथे रोज बंस रोड में कहां ऑपरेशन हो रहा है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हफीज से। अली, बताइएगा कहां ऑपरेशन जारी है और कितने फीसद ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, कराची में आज 22वां दिन है तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन का। और बंस रोड की अगर बात की जाए तो बंस रोड पे आज चौथा रोज़ है। 800 के करीब दुकानें, केबिन और जो गैर कानूनी तामीरात थी, बिल्डिंग के नीचे इजाफी हिस्से थे, उनको मुनज़्ज़म किया गया है, साफ़ किया गया है। इस वक्त भी हैवी मशीनरी जो है बंस रोड की गली नंबर 6 और 4 पर काम कर रही है। 3 दिन के दौरान जो गुज़श्ता 3 दिन थे, जो तोड़ा गया है, गैर कानूनी तामीरात तोड़ी गई, उसको उठाने के लिए मलबा उठाया जा रहा है, वो मशीनरी मौजूद है। जबकि इस वक्त जो इजाफी हिस्से हैं इमारतों के नीचे जो गैर कानूनी तामीरात करार दी गई है, उसको तोड़ने के लिए भी जो है एक्शन किया जा रहा है। KMC का अमला मौजूद है, DMC साउथ का अमला मौजूद है। अगर हम बात करें बंस रोड की, जिस मकाम में मौजूद हूँ, यहाँ पर रात को शहरी बैठ के जो है कढ़ाई और कटाकट बड़े शौक से खाते थे, लेकिन अब ये जगह क्लियर हो गई है। इसके अलावा अगर हम सामने की बात करें, वही तो होटल जो एक अरसे से बंस रोड की पहचान था, उसको भी जो है ताबड़तोड़ ऑपरेशन की जद में वो आया, वो भी एकदम जो है साफ़ हो गया हिस्सा। बंस रोड की फूड स्ट्रीट अब मुकम्मल तौर पर एक तब्दील हो चुका है। बंस रोड मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं, द्यामिर भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर के लिए 14 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। डैम्स की तामीर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इंसानियत की तहरीक बन चुकी है। लंदन में डैम फंड की तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि दरियाए सिंध के इंच इंच पर डैम बनना चाहिए। कराची में माफिया की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा। कराची में पानी लोगों को टैंकरों पे जाता है। 7,000 का टैंकर है, कभी वही 10 का भी हो जाता है। उनको आम नलके से पानी नहीं मिलता। माफियाज हैं जी, हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं लेकिन पानी बेच रहे हैं। नहरें सूखी पड़ी हैं। झीलों, जिस झील से ये पानी कराची को मुहैया होता है, उसके वो रास्तों पे रुकावट है, बंद बांध दिए गए बड़ों ने, इसलिए कि वो पानी अपनी फसलों को लगाना चाहते थे। मेरे सामने खड़े होके वो बंद वहाँ से तोड़े हैं, जिसकी वजह से उन झीलों में पानी आना शुरू हुआ है, जिससे ये पानी अल्टीमेटली कराची को पड़ा। आज 400 फीट पानी की गहराई लाहौर में हो गई। 1200 फीट से लेके 1500 फीट कोयटा में पानी की गहराई हो गई। ये कल को आपको पानी नहीं मिलेगा, उसके नीचे पानी नहीं, उसके नीचे जहर है। आज पानी आपकी नस्ल की हयात है। कालाबाग डैम 4 भाई इस पे मुत्तफिक नहीं है और मुत्तफिक होने चाहिए। जो डैम थे वो क्यों नहीं बने? हर दफा बजट में पैसे आपने रखे, 40 साल से क्यों नहीं बनाए? क्या ये मुजरिमाना गफलत नहीं है? मुझे और भी बहुत हकायक पता है। कल एक छोटा सा मुझे इस हकीकत का पता चला जब कुछ लोगों ने यहाँ खड़े होकर कहा मैनचेस्टर में नो डैम और रिवर इन दिस, उसके इंच इंच पे डैम बनना चाहिए। एंड वी डैम केयर फॉर एनीबडी। ये अब सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक नहीं रही, ये इंसानियत की तहरीक बन गई है और इस तहरीक को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स पर विद होल्डिंग टैक्स डैम के लिए लेने की तजवीज़ दे दी है। जी हाँ, लंदन में तकरीब से खिताब में उनका कहना था, कौम इजाज़त दे तो डैम के लिए मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स लगाएंगे। प्रीपेड कार्ड्स हैं, उन बिलों पे विद होल्डिंग टैक्स को मैंने मुअत्तल किया। उसका मैंने कुछ आजकल हिसाब निकालना शुरू किया तो हर माह वो तकरीबन 3 अरब रुपए बनते। चीफ जस्टिस का लंदन में डैम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब, कहा डैम के लिए 14 अरब डॉलर चाहिए। टैक्सों की बोझ तले दबे पाकिस्तानियों पर मजीद टैक्स नहीं चाहते, लेकिन कौम चाहे तो ये रकम आसानी से जमा की जा सकती है। मुझे अगर कौम ने इजाजत दी, अगर हम इसे विड्रॉ करके और ये डैम की मद में पैसा देना शुरू कर दें, मुझे अपनी राय से जरूर मुस्तफीज कीजिएगा कि आया हमें करना चाहिए कि या ना करें। पेशावर में मीडिया के सवाल पर सेनेटर रजा रब्बानी बोले, टैक्स कैसे लगना चाहिए, आइन में सब साफ साफ लिखा है। आर्टिकल 78 है जो कहता है कि कोई भी टैक्स अगर लागू होगा तो वो पार्लिमानी बिल ऑफ या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से होगा। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम के डैम फंड्स में अब तक 7 अरब 97 करोड़ से जायद के अतियात जमा हो चुके हैं।
इसकी समात ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर पर जिरा छठे रोज भी जारी। तफ्तीशी अफसर ने बताया ऐसी कोई दस्तावेज नहीं मिली जो साबित करे कि नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप के लिए रकम फराहम की। हसन और हुसैन नवाज को मुल्क या बैरून मुल्क तालीमी अखराजात के लिए रकम देने का भी कोई सबूत नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉल रोड और हॉल रोड से तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे दिया। शाह आलम मार्केट दाता दरबार के तरफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने अहकामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। वेलकम बैक। मिनिस्टर एनक्लेव की सब जेल में नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। बड़े मियां साहब ने छोटे भाई की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से निकले तो सीधा मिनिस्टर एनक्लेव की सब जेल में छोटे भाई से मुलाकात करने पहुंच गए। शहबाज शरीफ के साथ 1 घंटा गुजारा। दोनों भाइयों में 1-on-1 मुलाकात। राजो नयाज। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से इनकी सेहत के बारे में पूछा। शहबाज शरीफ ने अपने टेस्ट और डॉक्टर्स की एडवाइस से बड़े भाई को आगाह किया। नवाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का हौसला बढ़ाया और वाज़ेह किया कि मुश्किल वक्त में साबित कदम रहेंगे, किसी भी सूरत हाल से घबराने की जरूरत नहीं। दोनों भाइयों के दरमियान नया मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को अपोजिशन जमातों से राब्तों पर एतमाद में लिया। मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइशगाह को सब जेल का दर्जा दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई सलमान रफीक की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। नैब का तफ्तीशी ऑफिसर अदालत में गिरफ्तारी की वजूहात पेश न कर सका। साद रफीक कहते हैं इमरान खान एहतसाब के नाम पर इंतकाम ले रहे हैं। शाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए ख्वाजा बिरादरान के अदालतों के चक्कर। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत को बताया गया कि चेयरमैन नैब पैरागॉन हाउसिंग केस में वारंट जारी कर चुके हैं। अदालत ने गिरफ्तारी की वजूहात पूछी तो तफ्तीशी अफसर जवाब न दे सका। ये भी कभी हुआ है कि आप पहले वारंट गिरफ्तारी जारी करें, किसी को पकड़ लें और बाद में बताएं कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। तो एक तमाशा यहाँ पे चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब को भी गलत पकड़ा गया है, सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। साद रफीक का कहना था कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तारी से मत डराए, वो जेल चले जाएंगे मगर बोलना नहीं बंद करेंगे। इमरान खान साहब जाती तौर पे इस सारे काम को मॉनिटर कर रहे हैं और परसू कर रहे हैं। वो मेरे हल्के में मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ने आए थे। वो ये समझते हैं कि वो एक पॉपुलर लीडर है, असलियत उनकी ये है कि वो इलेक्शन हार गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक की जानिब से इंक्वायरी तब्दील करने की दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब को जल्द फैसला करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस अजमत सईद ने 3 दिसंबर को माजूरों का आलमी दिन सुप्रीम कोर्ट में मनाने का ऐलान कर दिया है। रिमार्क्स ये हैं कि वफाकी हुकूमत ये दिन मनाने का हक खो चुकी है। अदालत ने माजूर अफराद के कोटे से मुताल्लिक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस अजमत सईद ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स ये हैं कि तमाम सूबों से माजूरों के आदाद शुमार चाहिए। पंजाब का बयान हल्फी काबिल कबूल नहीं, अदालत के साथ मजाक किया गया। इनको लगता है कि हमें समझ नहीं, कह दें कि माजूर लोग शहरी नहीं, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को बुला लें। सेक्रेटरी तालीम भी यहाँ आएँ, अगर कोटे पर अमल नहीं करना तो खुद ऑडिट करा लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मामले को इल्तवा में डाल रही हैं, तमाम शहरियों बशमूल माजूरों के हुकूक बहाल करना चाहते हैं। पेशावर में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जाम हक हो गया। वो रसान ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद बताइएगा। जी, गुज़िश्ता शब पुलिस ने जो है शहरी को जो मोबाइल चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और आज जो है उसकी लाश जो है उसके वर्षा के ये पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुलजिम को जो है तो दिल का दौरा पड़ा था, जबकि वकील की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पर जो है पुलिस की जानिब से जो है तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद वो जो है जमाक हो गया। पुलिस ने जो है लाश जो है वर्षा के पोस्टमार्टम करके वर्षा के हवाले कर दिया है और पुलिस का यही कहना है कि जिस थाना ये कटूत में SHO ने इस पर तशद्दुद किया था उसको जो है लाइन हाजिर करके मुअत्तल कर दिया गया है और वाक़े की जो है मुकम्मल तहकीकात की जा रही है और उसके मुताबिक जो है कार्रवाई की जाएगी। सही। SP सिटी शफीउल्लाह ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी करवाई है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनाते हैं। पोस्टमार्टम भी हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी तो इंशाल्लाह
प्योर मेरिट पे एक डिपार्टमेंटल वो होगी प्रोसीडिंग और इंसाफ के सारे तकाज़ों को इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को 21 दिसंबर तक MQM के साबिक सेनेटर अहमद अली को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। मामला क्या है ये जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताइएगा कि 21 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता साबिक सेनेटर अहमद अली को? फवाद, ये खिदमत खल्क फाउंडेशन के अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है। इसमें जो मफरूब मुल्ज़िमान हैं, अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे, जिसमें बाबर गौरी और सेनेटर अहमद अली शामिल हैं। सेनेटर अहमद अली ने खुद को सरेंडर किया था गुज़िश्ता समात पर। आज उनके वकील ने बताया कि वो FIA से ताउन कर रहे हैं, तफ्तीश के तेज भी हो रहे हैं। ताहम FIA के जो लीगल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि जो सेनेटर अहमद अली की जानिब से दस्तावेजात पेश की गई हैं उसका जायजा लिया जा रहा है, लिहाजा मोहलत दी जाए मजीद तफ्तीश के लिए, जिस पर अदालत ने 21 दिसंबर तक समाअत मुलतवी की है और ये हिदायत की है कि आइंदा समाअत तक सेनेटर अहमद अली को गिरफ्तार न किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। और अब आपको बताएं, कराची एक्सपो सेंटर 10वें आइडियाज़ 2018 से सज गया। 500 से ज़ायद स्टॉल्स पर दिफाई साजो सामान नुमाइश के लिए रख दिए गए हैं। 50 ममालिक के 260 गैर मुल्की मंदोबीन नुमाइश में शिरकत करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ खान, बताइएगा इस नुमाइश के हवाले से और कौन कौन शरीक होगा इसमें? जी, 10वीं आइडियाज़ 2018 की तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच गई हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम टर्किश की जो दफाई साजो सामान के जो स्टॉल है उसके सामने मौजूद हैं। इस तरीके से चीन की भी है, अमेरिकन भी है, जर्मन भी है, रशियन भी है। ये हॉल सजाए गए हैं। 12 ममालिक हैं जो शामिल हुए और तकरीबन जो है 50 ममालिक के 250 मंदोबीन जो है इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। जो हॉल्स की तादाद जो बताई गई है 9 है और जो स्टॉल्स हैं 522 स्टॉल सजाए गए हैं। और यहाँ पे ओवरऑल जो सिचुएशन जो देख रहे हैं कि तैयारी जो हो रही है, दफाई साजो सामान जो है पूरे नज़र भी आ रहा है, रखा भी गया है, बैरून ममालिक से भी आया और पाकिस्तानी साजो सामान भी दिखाया जा रहा है। वेलकम बैक। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने जज्बा खैर सगाली के तहत भारत से आए सिख यात्री का मुफ्त इलाज किया। 63 साल के रतन सिंघू को गुरुद्वारा पंजा साहब में दिल का दौरा पड़ा था। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोप्लास्टी की गई है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बिन आसिफ, बताइएगा कि रतन सिंह की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी डॉक्टरों ने जज्बा खैर सगाली के तहत जो 63 साल रतन सिंह भारत से आए थे गुरुद्वारा पंजा साहब, उनकी एंजियोग्राफी की है। डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी की और दिल में एक स्टंट भी डाला। रतन सिंह की जो एंजियोप्लास्टी है वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो सरबराह जनरल रिटायर्ड जनरल अजहर कियानी उन्होंने आज खुद की। रतन सिंह जो है वो अभी अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका उमर बिन आसिफ। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बड़ा दावा कर डाला है। इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा लेने के लिए अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी साबित करने की कोशिश की। जी हाँ, भारतीय मीडिया की जानिब से अजमल कसाब का जो मिसाइल सामने आना साबिक वज़ीर आज़म की सियासत पर तमाचा है। आज हिंदुस्तान का मीडिया उसी अजमल कसाब के यूपी के सूबे और रियासत का डोमिसाइल पूरी दुनिया के अंदर खुद इंडिया का जो है वो मीडिया पूरी दुनिया के सामने लेके आ रहा है। ये मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे उस मिसाके जमहूरियत की छतरी तले पनपने वाले उन सियासतदानों और हुक्मरानों के मुंह पे ऊपर तमांचा है और नवाज शरीफ साहब की सियासत के मुंह के ऊपर भी तमांचा है। नवाज शरीफ साहब की क़यादत के मुंह के ऊपर भी तमांचा है कि जो अजमल कसाब को पाकिस्तानी साबित करने पे सिर्फ इस वजह से तुले हुए थे कि उन्हें मुस्तकबिल के अंदर वजीर आज़म बनाने का अंदिया दिया हुआ था कि तुम इन्हीं सोच, हमारी फिक्र, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की और इंडिया और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करोगे तो तुम्हें मुस्तकबिल के अंदर 2013 के अंदर वजीर आज़म बनाएंगे। मुकाबले के तहरीरी इम्तिहान में मिले बड़ी कामयाबी, लेकिन इंटरव्यू में कहा जाए साहब घर जाइए तो कैसा लगेगा। यही कहानी लाहौर के जुबैर गिलानी की है, जिसे लुकनत के बायस एक नहीं 2 बार इंटरव्यू में सुर्ख झंडी दिखा दी गई। लाहौर से अरशद विर्क की रिपोर्ट। मुकाबले का तहरीरी इम्तिहान पास किया तो नाम टॉप 10 में आया, लेकिन इंटरव्यू में जुबान की लुकनत को बहाना बनाकर फारिग कर दिया गया। ऐसा एक बार नहीं, बार बार हुआ और यूं ऑस्ट्रेलिया से तालीम हासिल करने वाले जुबैर गिलानी की खुद एतमादी को शदीद ठेस पहुंची। 10 सालों से मैं कम्पेटिटिव एग्जाम्स पास करता हूं, लेकिन इंटरव्यू में मुझे
फेल कर देते हैं। जुबैर गिलानी के मामले का चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है और पहली मर्तबा इसे उम्मीद की किरण नजर आई है। 4 साल CSS का कोर्ट में केस चला, अभी ये PMS चल लगता है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, वो चीजों को इस तरह लिंगर ऑन नहीं करते। जुबैर के दोस्तों के मुताबिक वो हारने वाला शख्स नहीं, लेकिन जब महज लुकनत की बिना पर खुद को अपने शागिर्दों और कम नंबर लेने वालों से पीछे देखता है तो दुखी हो जाता है। जुबैर का कहना है कि अब ये मसला उसके अकेले का नहीं रहा, कामयाबी मिली तो उन हजारों अफराद जिंदगी मिलेगी जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जा रहा है। कैमरामैन इकबाल खान के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। आपने ज़िंदगी में हर तरह का फ़नकार देखा होगा, या तो स्केचिंग करता होगा या फिर पेंटिंग, लेकिन आज हम आपको कराची के एक ऐसे फ़नकारा से मिलवाने जा रहे हैं जिसका फ़न देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सादुर रहमान की रिपोर्ट। आग से फन पारे बनाना, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, कराची की फनकारा ऐसा करने में कमाल महारत रखती हैं। कागज, लकड़ी और दीगर अशिया को जलाकर खाक किया जाता है और फिर बनते हैं शाकार नमूने। डायरी थी मेरी, उसको मैंने जला के अपना काम स्टार्ट किया था। इस तरह से फिर मैंने मुख्तलिफ और चीज़ों को जलाना शुरू किया जिनसे मुझे मुख्तलिफ किस्म की राख मिली। मुझे लगता है इसमें हमारी गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं वो एक सर्टेन एरिया में मौजूद है। मेहराब, मुनफरिद डिजाइन्स, तहजीब की अकास, जो फनपारा देखे देखता ही रह जाए। बतूल के वालिद भी अपनी बेटी के इस हुनर को खूब सराहते हैं। टैलेंट्स तो हर बच्चों में होता है किसी न किसी हवाले से। इसको माशाल्लाह से इस आर्ट्स की तरफ था, तो इसका एक रुझान था कि मैं कोई नई चीज़ क्रिएट करूं, ऐसी चीज़ बनाऊं जो सबसे मुनफरिद हो। फनकारा कहती हैं हुकूमती सतह पर हौसला अफजाई हो तो फन के इस सफर में हुनर मजीद फल फूल सकेगा। मुख्तलिफ इकसाम की राग इस्तेमाल करके इस तरह के मुनफरिद फनपारे बना के बतूल ज़हरा ने इस बात का सबूत दिया है कि पाकिस्तानी सलाहियतों में किसी से कम नहीं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सादुर रहमान, समा, कराची।